नमस्कार, मेरा नाम मंटू है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डीएलएस एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम आपको 20 के दांत चैप्टर के लघुतरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न बताएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप इस साल अपना परीक्षा देने वाले हैं तो समझ जाइए कि यह आपके लिए अमृत के समान है। तो इस वीडियो को आप मिस न कीजिएगा, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप संपूर्ण विषय का चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, ये सभी चीज पाना चाहते हैं जो आप स्क्रीन पे लिखा हुआ देख पा रहे हैं, सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न यानी कि लघुतरीय, दीर्घोत्तरीय प्रश्न सभी पाना चाहते हैं तो जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया होगा, उसे दबा करके आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आपको वहां पे सभी मटेरियल मिल जाएगी और जो मटेरियल अभी उपलब्ध नहीं होगी बहुत जल्दी आपको वहां पे उपलब्ध कर दी जाएगी। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ये सभी चीज आपको वहां पे उपलब्ध कर दी गई है, आप जा करके चेक कर सकते हैं। आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का सबसे पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो आज का सबसे पहला नंबर जो प्रश्न है वह प्रश्न कह रहा है कि कासू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण था, प्रसंग द्वारा लेखक क्या दिखलाना चाहता है। ओके, अगर आप इस चैप्टर को पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि कासू और मदन के बीच जो है वह किस चीज को लेकर के झगड़ा हुई थी। आइए, अगर आपको नहीं पता है तो हम बता देते हैं और पता भी है तो कैसे लिखनी है ये भी हम आपको बता देते हैं, क्योंकि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दो तरह की प्रश्न है। पहला प्रश्न पूछ रहा है कि कासू और मदन के बीच झगड़ा का क्या कारण था और दूसरा प्रश्न है कि इस प्रसंग द्वारा लेखक क्या दिखलाना चाहता है। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहली प्रश्न का जवाब कि कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण कासू की लट्टू खेलने की ललक और मदन द्वारा उसे खिलाने से इनकार करना था। यानी कि कहने का मतलब यही है कि कासू और मदन के बीच जो झगड़ा हुआ था वह लट्टू खेलने और न खिलाने की वजह से ही हुआ था। यानी कि कासू चाहता था कि मदन की तरह वह भी लट्टू खेल सके, लेकिन मदन ने जो है वह कासू को लट्टू नहीं खिलाया, मतलब नहीं खिलाया है। ठीक है, इसके कारण वह दोनों आपस में झगड़ा कर लिए। और इसके बीच जो लेखक है वह क्या दर्शाना चाहते हैं, तो इसके बीच लेखक द्वारा बच्चों की ईर्ष्या और इनकार दिखलाना चाहते हैं। बस आपको इतना लिख देनी है, आपको पूरे के पूरे अंक मिल जाएंगे। ध्यान रहे, ये लघुतरीय प्रश्न है और आपको 2 नंबर में पूछे जाएंगे, यानी कि 2 अंक में पूछे जाएंगे। चलिए चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर और देखते हैं कि हम सभी का अगला नंबर प्रश्न क्या है। बहुत ही मजेदार और शानदार प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि कासू और मदन की लड़ाई कैसी थी, मतलब उनकी जो लड़ाई हुई वह कैसी लड़ाई थी, ये आप बता दीजिए। चलिए आइए बता देते हैं। देखिए, कासू और मदन की लड़ाई हड्डी और मांस की, बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई थी। मतलब इस तरह की ये लड़ाई थी। कैसी लड़ाई थी, तो कासू और मदन के बीच जो लड़ाई हुई थी वह लड़ाई जो है वह हड्डी और मांस की, जिस तरह हड्डी और मांस की लड़ाई होती है ना, आपस में एकदम जकड़े हुए, उस तरह से बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई थी। बंगले के पिल्ले देखे होंगे कि जहां पे भी पिल्ले यानी कि कुत्ते जो बोला जाता है वहां पे अगर होते हैं, या गली में अगर कुत्ते होते हैं, अगर आप उसमें जाइएगा तो आपको वो छोड़ने वाले नहीं है। सेम इसी प्रकार दोनों के बीच ये झगड़ा हुई थी कि आज उसको छोड़ना नहीं है। आ गया है, अगर झगड़ा कर लिया है तो एकदम आज उसे छोड़ना ही नहीं है। इस प्रकार से क्या हुई थी, ये दोनों के बीच झगड़ा हुई थी। तो प्रश्न आपका यही पूछ रहा था और आप उसका जवाब इस तरह से दे सकते हैं बाबू। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। तो ऐप बाबू जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसमें आपको ये सभी चीज मिल जाएगी। ये जो आपको हम टाइपिंग करके आपको ये पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे आप आसानी से कहीं पे भी बैठे होंगे मोबाइल को ओपन करेंगे, ऐप को हमारा ओपन करेंगे, हमारा ऐप है जो उसे ओपन करेंगे और आप उसमें जाकर के आसानी से वहां पे पढ़ सकते हैं, कहीं पे भी पढ़ सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए। ठीक है, और ऐसा आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, मैं ये कह सकता हूं आपके लिए। आप देख लीजिएगा, कहीं पे भी ढूंढिएगा आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, और बच्चों को भी बताइए, ज्यादा से अपने दोस्तों को बताइए, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज है जितनी ज्यादा बताइएगा उतनी ही ज्यादा, ठीक है, आपको नॉलेज होगी। ठीक है, आप ये जानते हैं। तो आप शिक्षा को अगर आप जानते हैं किसी चीज को तो उसे जान करके अपने मन में दबा करके न रहिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, क्योंकि उसकी लाइफ की सवाल है। वह 10 साल मेहनत करते हैं, फिर वो परीक्षा देने जाते हैं और वह बहुत अच्छी डिग्री होती है, तो उसे बता दीजिए ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। चलिए बाबू, उम्मीद करते हैं ये जरूर कर लीजिएगा और मेरा भी मनोबल बढ़ा दीजिए वीडियो को लाइक करके बाबू, क्योंकि मेरा मनोबल बढ़ता है तो आपके लिए अच्छा से अच्छा कर पाते हैं और हमें कमेंट करके बताते हैं कि वीडियो कैसा लगता है, तो हमें बहुत खुशी होती है।
तो जल्दी से कर लीजिए, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आगे से आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए बाबू, तो अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं। देखिए, झोपड़ी हो और महल हो और दोनों के बीच लड़ाई हो रही हो। अब इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि झोपड़ी और महल के बीच हो रही है, मतलब कि झोपड़ी में रहने वाले लोग और महल में रहने वाले जो लोग हैं उनके बीच लड़ाई और झगड़ा होता है, तो कौन जीतते हैं। अब ये प्रश्न आ जाएगा तो अब ये मत लिख दीजिएगा कि झोपड़ी और महल जो है वो आपस में लड़ाई नहीं करते हैं। यहाँ प्रश्न कहने का मतलब ये है कि झोपड़ी में रहने वाले लोग और महल में रहने वाले लोग के बीच जो झगड़ा होती है, वो उस झगड़े में कौन जीतते हैं। क्या वो झोपड़ी वाले जीतते हैं या अब बंगले वाले जीतते हैं, सॉरी, या महल वाले जीतते हैं, वही बंगले महल वो वाले लोग जीतते हैं, ये आपको बतानी है। तो चलिए बता दें आपको कि झोपड़ी और महल की लड़ाई अगर हो रही हो तो अक्सर जो है वह महल वाले ही जीतते हैं। क्यों जीतते हैं भाई? क्योंकि उनकी जान पहचान कुछ ज्यादा होती है, वह धनी बने इंसान होते हैं, उनके आगे आप कुछ बोल नहीं पाइएगा, है ना। क्योंकि आपको हमने जो पिछले वाले वीडियो बताया श्रम विभाजन और जाति प्रथा, यदि उसका भी सब्जेक्टिव नहीं प्रश्न देखे हुए हैं ऑब्जेक्टिव, वो भी जाकर के देख लीजिए। उसमें आपको बताया श्रम विभाजन में और जाति प्रथा को जो चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, वो बहुत ही मजेदार जो है वह सब चैप्टर है, उसे पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। उसमें हर चीज एक चीज बात बता दी गई है, एक एक मतलब पॉइंट्स आपको बता दी गई है, बहुत अच्छे से, बहुत ही मजा आने वाली है। आपको लग रहा होगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो चैप्टर है वो बहुत ही कठिन है, तो ऐसी बात नहीं है बाबू। चलिए अगला प्रश्न है कि सेन साहब अपने खोखा को क्या बनाना चाहते थे। वाह, सेन साहब जो थे वो खोखा को क्या बनाना चाहते थे। खोखा यानी कि कासू को, ठीक है। चलिए, तो सेन साहब अपने कासू को यानी कि खोखे को इंजीनियर बनाना चाहते थे। अब यहाँ से देखिए, एक प्रश्न के वजह से दो प्रश्न यहाँ पे बन जा रहा है। एक प्रश्न तो ये बन रहा है कि सेन साहब अपने खोखा को क्या बनाना चाहते, तो इंजीनियर बनाना चाहते थे, ये बार बार पूछा जाता है। दूसरी चीज ये प्रश्न बन सकता है कि सेन साहब के लड़के का क्या नाम था, ठीक है, और आपको ऑप्शन वहां पे दिया जा सकता है। तो याद रहे, खोखा या कासू, ये दोनों एक ही नाम है, ये याद करके रखिएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तो अगला नंबर जो प्रश्न है वह प्रश्न कह रहा है कि गिरधारी कौन था। जो गिरधर लाल था, गिरधारी, वह कौन था, ये आपको बतानी है। तो देखिए, गिरधारी सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी था। जो गिरधारी जो था वह सेन साहब के फैक्ट्री में क्या था, वह किरानी था। ये आपको लिखनी होगी। मतलब ये 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं, नहीं तो 1 नंबर में पूछे जा सकते हैं। आप कहिएगा कि सर इतना छोटा है, ये 2 नंबर हमको मिलेगा, लेकिन जब प्रश्न इतना ही पूछा जाए कि गिरधारी कौन था, तो आपको तो इतना ही लिखना होगा ना। तो आंसर तो जब आप दे देंगे तो पूरा का पूरा अंक मिल जाएगा, क्योंकि आपसे तो यही चेक किया जाता है ना कि आपको इसके बारे में जानकारी है या नहीं है। ये नहीं, बहुत लोग कहते हैं कि हाँ लंबा लंबा लिखिएगा ना, एकदम पेपर को भरिएगा तो ही जाकर के अच्छे नंबर मिलेगी। नहीं बाबू, ऐसा नहीं होता है, ये बहुत भ्रम है आपकी, है ना। अगर आप पूरे पेपर को पेपर भर डालेंगे तो ऐसे टीचर को ये लगेगा कि ये कहीं से चीटिंग किया है ना, क्योंकि इतनी ज्यादा याद उसे हो नहीं सकती है, तो ये फिर लिख कैसे दिया है। तो आप जितना हो सके अच्छे से शॉर्ट में, यानी कि छोटा में, और उसका उत्तर आप दे दे उतने ही शब्द में, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। तो आपको लिख देनी है। तो ये हो सके तो देखिए 1 नंबर में पूछा जाएगा, और हो सकता है तो 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है। चलिए अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। बहुत ही मजेदार और शानदार प्रश्न है, और ये आपको 5 नंबर में पूछा जाता है और पूछा भी जा सकता है आपके एग्जाम में इस साल। तो इसे समझ लीजिए। कह रहा है कि 20 के दांत कहानी का सारांश लिख दीजिए। कहने का मतलब यह है कि जो 20 का दांत है, जो चैप्टर आपका है, उसके सारांश क्या है, यानी कि आपके भावार्थ में, आपके अनुसार उस चैप्टर में जो कहानी है वो कैसे व्यक्त आप कर सकते हैं। सारांश कहने का मतलब जो होता है वो यही होता है। या इसी प्रश्न को आपको दूसरे तरह से पूछ दिया जाएगा कि 20 के दांत कहानी में सामाजिक समानता और मानवाधिकार की बानगी है, कैसे स्पष्ट कीजिए। या तो आपको पूछ दिया जाएगा 20 के दांत क्या है, 20 के दांत के कहानी का सारांश क्या है, या आपको ये प्रश्न पूछ दिया जाएगा। तो हमने दोनों लिख दिया है, ये दोनों प्रश्न आपको पूछे गए हैं। कभी इस वाले प्रश्न को पूछ दिया गया है, कभी इस वाले प्रश्न को घुमा करके पूछ दिया गया है, बात दोनों का वही है। तो आपको क्या लिखना होगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही मजेदार और शानदार है। अगर इतना आप जान जाते हैं तो समझ जाइए कि पूरे चैप्टर आप पढ़ लिए, अगर पढ़े भी नहीं होंगे तो। ध्यान से समझिएगा। चलिए, कह रहा है कि सेन साहब को अपनी कार पर बड़ा नाज था। एक सेन साहब थे
उनको अपनी कार पे बहुत ही बड़ा नाज था। घर में कोई ऐसा ना था जो गाड़ी तक बिना इजाजत भटकी, मतलब कि घर में कोई ऐसा नहीं था जो गाड़ी के पास बिना इजाजत दिए हुए वो गाड़ी के पास जाकर के घूमे या भटके। कह रहा है कि पांचों लड़कियां माता पिता का कहना जो है वह अक्षर या पालन करती थी, यानी कि बहुत ही अच्छे ढंग से वह पालन करती थी माता पिता की। उनकी 5 लड़की थी और लड़कियां जो थी वह बहुत ही अच्छे से उनके कहना मानती थी। आगे कह रहा है किंतु बुढ़ापे में उत्पन्न खोखा पर घर का कोई नियम लागू नहीं होता था। लेकिन सेन साहब के बुढ़ापे के आंखों का तारा एक था खोखा, यानी कि कासू, है ना। उसके ऊपर किसी भी प्रकार की नियम कानून नहीं था। इसके वजह से वो क्या हो गया है, बहुत ही ज्यादा बिगड़ गया है। ऐसा होता है ना कि जिस पे नियम कानून नहीं थोपा जाता है, कहा जाता है जो तुमको अच्छे लगे वही करो, तो क्या हो जाता है वो आप समझ रहे होंगे। तो बहुत ही मजेदार एक क्लास है, सॉरी ये चैप्टर है, क्लास भी है, क्लास तो और भी इंपॉर्टेंट है, मजेदार है, शानदार है। चलिए, तो कह रहा है, देखिए कितनी अच्छी से आपको मजा आएगा पढ़ने में। कह रहा है कि जो बुढ़ापे का जो तारा है कौन है, खोखा यानी कि कासू, उस पे किसी भी प्रकार का नियम कानून लागू नहीं है, वो जो मन करे तो कर सकता है ना। कह रहा है कि अतः गाड़ी को खतरा था तो इसी खोखा से सेन साहब अपने लड़के को इंजीनियर बनाना चाहते थे। अब देखिए जो गाड़ी था, वो देखिए गाड़ी से जो बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे, कौन, सेन साहब। लेकिन सेन साहब गाड़ी से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, तो वह किसी भी लड़की को या अपने जो लड़की थी उन लोगों को या घर के किसी भी सदस्य को, कोई भी हो, उसके गाड़ी के आसपास नहीं जाने देते थे। वह जाता ही नहीं था बिना क्या चीज, आदेश के। लेकिन खोखा क्या था, ये तो आंखें का तारा है, ये तो जाएगा ही, इसके ऊपर कोई भी नियम कानून नहीं था। और ये क्या करते थे, उनको क्या बनाना चाहते थे, ये उनको बनाना चाहते थे बहुत ही बढ़िया एक इंजीनियर। ठीक है, याद करके रखिएगा, ये भी पूछा जाता है कि सेन साहब क्या बनाना चाहते थे अपने लड़के को। चलिए आगे कह रहा है कि वे बड़ी शान से मित्रों से अपने बेटे की काबिलियत की चर्चा करते थे। वह अपने मित्रों से क्या करते थे, बहुत ही अच्छे से अपने बेटे की यानी कि खोखे यानी कि कासू की बहुत ही अच्छे से चर्चा किया करते थे कि मेरा बेटा बहुत ही अच्छा है, उसे हम इंजीनियर बनाना चाहते हैं, मतलब तरह तरह की बातें वो किया करते थे। चलिए आगे कह रहा है कि एक दिन मित्रों की गप गोष्ठी में कासू के गुणगान से उठे ही थे कि बाहर गुल गपाड़ा सुना। अब देखिए यहाँ कासू जो था उसके बारे में बहुत ही ज्यादा बात कर रहे थे। अब बात करते करते जैसे ही वो उठ के खड़े हुए, मतलब अब जाने के लिए आसपास के जो व्यक्ति बैठे होते हैं, आदमी जो बैठे रहते हैं, वह उनके बीच बातें करते हैं। बातें करने के बाद से वो अब सोचते हैं कि बस अब बात हो गया, बहुत ज्यादा हम लोग बात कर लिए, उसका बहुत ही ज्यादा बड़ाई अब हम लोग कर लिए, तो थोड़ी सी अब हम लोग घर पे चलते हैं। ठीक है, जैसे ही वे उठे तब तक वो बाहर सुन रहे हैं कि बहुत ज्यादा शोरगुल हो रहा है। ठीक है, अब वो निकले तो देखिए क्या देख रहे हैं वो लोग। जब वो निकले तो देखा कि गिरधारी की पत्नी से सोफर उलझ रहा है। ठीक है, अब देखिए गिरधारी से क्या कर रहा है, सोफर जो क्या कर रहा है उसे उलझ रहा है, यानी कि झगड़ा कर रहा है उसे, और उसका बेटा मदन सोफर पर झपट रहा है। और उसका जो बेटा है, ठीक है, बेटा मदन सोफर पर क्या कर रहा है, झपट रहा है। सोफर ने कहा कि मदन गाड़ी छू रहा था और मना करने पर उधम मचा रहा है। अब देखिए क्या था कि जो सोफर का जो लड़का था, क्या चीज, मदन जो था, वो क्या कर रहा था, गाड़ी को छू रहा था, और छूने के बाद से जब उसे मना किया जा रहा है कि गाड़ी को मत छुओ, तो उधम मचा रहा है, यानी कि एकदम बवाल मचा रहा है, हल्ला गुल्ला कर रहा है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि सेन साहब ने मदन की मां को चेतावनी दी और अपने किरानी गिरधारी को बुला करके डांटा और बोला कि अपने बेटों को संभाल लो। ठीक है, उन्होंने बोला क्या चीज की, अपने बेटे को संभाल लो। चलिए आगे कह रहा है कि घर आकर के गिरधारी ने अपने मदन को, जो वह फैक्ट्री में जो काम करता था, कार्य करता है गिरधारी सेन साहब के, तो उनका बेटा है वो क्या कर रहा है, गाड़ी को छू रहा है, लेकिन मना करने पे उधम मचा रहा है। तो गिरधारी क्या कर रहा है, घर पे ले जाने के बाद से इसे पीट रहा है। ठीक है, दूसरे दिन बगल वाली गली में मदन दोस्तों के साथ लट्टू खेल रहा था। अब देखिए दूसरे दिन क्या होता है, बहुत ही बढ़िया मजेदार होगा। अब मदन जो है, अब देखिए गाड़ी छू रहा था तो इसे पीटा जा रहा था, डांटा गया। अब क्या हुआ कि वह एक दिन की बात है, उसके अगले दिन ही, कि वह बगल के गली में ही वह क्या कर रहा था, लट्टू खेल रहा था। चलिए अब देखिए आगे बोला जा रहा है कि कासू भी खेलने को मचल गया। अब जो कासू था, खोखा जिसका कार था, गाड़ी था, वह क्या हुआ, वह ललक गया कि अब हमको भी खेलना है, लट्टू खेलना है ना।
किंतु मदन लट्टू देने से इनकार कर दिया। लेकिन मदन क्या कर रहा है, उसे लट्टू खेलने नहीं दे रहा है। वो बोल रहा है कि कल हम पिटाए हुए थे, अब आप आज तुमको हम नहीं खेलने देंगे, तुमसे आज बदला लेंगे, तुमको आज खेलने नहीं देंगे, तुम वैसे ही रहो, ठीक है। अब देखिए आगे बोल रहा है, इनकार कर दिया। कासू की आदत तो बिगड़ी थी। अब देखिए कासू की आदत तो पहले से बिगड़ी थी। वो गाड़ी को मना करने के बावजूद भी छूता था, इधर उधर उस पर कोई नियम कानूनी नहीं था, तो वो तो बिगड़ा हुआ था। कह रहा है बस आदत बस वह हाथ चला दिया, फटाक से ने क्या कर दिया, उसमें हाथ चला दिया, यानी कि मार दिया। आप लोग भी करते होंगे, कहीं पे भी जा रहे होंगे, ये बहुत मजा आने वाला है ना। याद कीजिए अपना बचपना, जब जा रहे होंगे खेलने के लिए, तो क्या हो रहा होगा, कोई नहीं खिला रहा होगा आपको, बोलेंगे आप हमको भी खेलना है, तो कहेगा नहीं तुमको नहीं खिलाएंगे, आज नहीं खिलाएंगे, या तुमसे पहले से झगड़ा हुआ होगा आपसे, तो कहेगा नहीं हम आपको खिलाएंगे नहीं। अब आपको आएगा गुस्सा, अगर आप होंगे इस तरह कासू की तरह, तो मारेंगे एक झप्पड़ उसको, क्यों नहीं खिलाएगा बे, खिलाना चाहिए तुमको, है ना। चलिए आगे कह रहा है, तो इसी तरह मदन भी क्या करता है, कासू भी उसको क्या करता है, मारता है उसको, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा है, तो मदन भी पील पड़ा, मतलब कि वो भी गुस्सा हो गया एकदम, अब हम छोड़ना नहीं है इसको, अब हमको मार दिया, पहले तो एक पिटाए हुए थे, गाड़ी छुए थे, तो फिर ये मार दिया हमको। अब ये क्या कर रहा है कि अब कासू जो वो पील पड़ा और मार मार कर कासू के दांत तोड़ दे। अब देखो यहाँ पे यहाँ मदन क्या कर रहा है, ये तो कल का इसका गुस्सा और बाकी है कि भाई मदन के कासू के जो है हमने गाड़ी छुआ, तो हम जाकर के पिटा गए हैं, अब ये आया है हमसे लट्टू खेलने के लिए, हम नहीं खिला रहे हैं, तो ये हमको मार दिया। अब उसको क्या किया, मदन ने कासू के दांत ही तोड़ डाले मार मार करके। चलिए अब देखिए आगे कह रहा है कि देर रात मदन घर आया। अब देखो अब मदन जो है डर डर के घर आ रहा है, क्योंकि वो तो पिटा है, दांत तोड़ा है। घर आया तो सुना कि सेन साहब ने अपने पिता को नौकरी से हटा दिया। अब देखो अब मदन के जो पिता है उनके यहाँ तो नौकरी कर रहे थे, किनके यहाँ, कासू के यहाँ, यानी कि खोखा के पिताजी के यहाँ वो नौकरी कर रहे थे। अब देखिए खोखा और कासू दोनों का एक ही नाम है, ये दोनों का एक ही बार हम नाम ले रहे हैं इसलिए, ताकि आपको याद हो जाए कि दोनों का एक ही नाम है। अब देखिए क्या हो रहा है, अब नौकरी से हटा दिया गया, ये बात अब ये सुन रहा है, और आउट हाउस भी जाने का हुक्म दे दिया। अब बोल दिया कि आउट हाउस हो जाओ, ठीक है, घर से बाहर हो जाओ, ठीक है, ये भी आदेश उन्होंने दे दिया। अब यहाँ पे देखिए मदन के पैर से लोटा लुढ़क गया। अब मदन के पैर से, यानी कि जब वो चुपके आ रहा है, तो चुपके आ रहा है, तब तक लोटा उसके पैर से क्या हो गया, लुढ़क गया, उसके पैर से लोटा जो है वो लड़ गया। इधर क्या किए हैं, मदन के पिताजी को वो हटा दिए हैं। अब मदन तो डर के मारे एकदम धीरे धीरे आ रहा है कि हमने तो दांत तोड़े हैं, ठीक है, और ये भी सुन रहा है कि बाप रे हमारे पिताजी को बाहर निकाल दिए वे लोग, नौकरी से नौकरी छोड़ा दिए। अब और ये डर जाता है। आगे देखिए क्या होता है, आगे यही होता है कि गिरधारी उसकी ओर तेजी से बढ़ा, किंतु सहसा उसका चेहरा बदल गया। अब देखिए वह बहुत तेजी से क्या हुआ, उसकी ओर दौड़ा, ठीक है, उसकी ओर दौड़ा, लेकिन उसका चेहरा बदल गया। उसने मदन को गोद में उठा लिया और बोला, शाबाश बेटा, एक मैं हूं और एक तू है जो खोखा के 2 दांत तोड़ डाले। इस प्रकार हम देखते हैं कि कहानीकार ने, अब देखिए ये, अब आप बच्चे को क्या कहते हैं, मतलब कि सराहना देते हैं कि एक तुम हो और एक हम हैं, जो मदन के कासू के जो है वो 2 दांत हमने तोड़ डाले, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है कि इसी प्रकार से हम देखते हैं, मतलब कि यही कहानी है और यहीं तक कहानी थी, और इसमें थोड़ी सी आपको शब्द जोड़ देनी है, जो आपको लिखना होगा। यहाँ तक तो बहुत मजा आया आपको। इस प्रकार हम देखते हैं कि कहानीकार ने 20 के दांत में उच्च वर्ग के सेन साहब की महत्वाकांक्षा, सफेद पोशी, भीतर लड़के लड़कियों में विभेद भावना, नौकरी पेशा वाले गिरधारी की हीन भावना, और उसके बीच अन्याय का प्रतिकार करने वाली बहादुरी और साहस के प्रति प्यार और श्रद्धा को प्रस्तुत करते हुए प्यार दुलार के कुपरिणामों को बखूबी दर्शाया है। अब लेखक ने यहाँ पे किस चीज को दर्शाया है, बस वही चीज यहाँ पे लिख दिया गया कि लेखक ने यहाँ पे लड़कियों के बीच जो भेदभाव होता है, लड़कों के बीच जो होता है, नौकरी को लेकर के होता है, ठीक है, यदि आप छोटे कास्ट के हैं, छोटे अगर आप नौकरी करते हैं तो जब मन करे तब आपको हटा दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप लड़कियां हैं तो आप ये नहीं कर सकती हैं, लड़के हैं तो ही कर सकते हैं। तो इस तरह से उन्होंने दर्शाया है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की कि अगला प्रश्न क्या हो रहा है। चलिए तो अगला जो प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि खोखा या कासू का चरित्र चित्रण का वर्णन करें। खोखा किन मामलों में अपवाद था। अब आपने तो पूरी की पूरी जो है वह कहानी समझ ली है कि जो खोखा कासू, यानी कि खोखा जो कासू है
मदन, मदन के पिताजी, सेन साहब, इसके बारे में सब चीज आपने पढ़ ली, यानी कि पूरी की पूरी आपको जानकारी हो गई। तो इसका जवाब तो आप आसानी से दे दीजिएगा, है ना। फिलहाल आइए आपको समझा देते हैं थोड़ी सी। कह रहा है देखिए इसका उत्तर क्या होगा, ये दो तरह से पूछा जा सकता है। पहला या तो आपसे पूछा जा सकता है कि खोखा या कासू का चरित्र चित्रण वर्णन कीजिए, या खोखा किन मामलों में अपवाद था। कहने का मतलब ये है, और ये देखिए दोनों ये प्रश्न है ना, ये कभी कभी पूछा भी गया है, मतलब कि बदल बदल के। कभी ये पूछ दिया गया है कि खोखा या कासू का चरित्र चित्रण कीजिए, या कभी आपसे ये पूछ दिया गया है कि खोखा किन मामलों में अपवाद था। तो ये चीज आप ध्यान में दोनों का दोनों रखिएगा। चलिए तो बात करते हैं इसके बारे में। तो अभी आपने खोखा या कासू के चरित्र चित्रण के बारे में तो जाना कि उसका चरित्र चित्रण कैसा था, उस पर किसी प्रकार का नियम कानून जो है वह नहीं था, वह किस स्वभाव का था, ये सब चीज आपने जान लिया है। चलिए बताया जा रहा है कि कासू धनी संपन्न सेन साहब के नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है। माँ बाप के अतिशय लाड़ प्यार ने उसे जिद्दी बना दिया है। वह घर के किसी भी कायदे कानून के मामले में अपवाद है। अपवाद का मतलब होता है वह कुछ भी कर सकता है, वही है एक जो कुछ भी कर सकता है, दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता है। नौकरों और बड़ी बहनों का हाथ छोड़ने में देर नहीं करता है। तोड़ फोड़ करना, घर आए मेहमानों की गाड़ियों के चक्के की हवा निकाल देना, आप भी निकाल रहे होंगे, है ना। चलिए ऐसे शैतानी होती है बचपना में। चलिए आगे कह रहा है कि उसे हिचक ही नहीं होती थी, उसे किसी तरह की परेशानी नहीं होती थी। वह सभी को अपने ही हीन समझता था, मतलब अपने से हीन समझता था सभी को। यही कारण है कि मदन के हाथों वह पीटा जाता है, यानी कि मदन उसको पीटता है। कासू माँ बाप के अतिशय लाड़ प्यार से बिगड़ा हुआ बदमिजाज खुराफती लड़का है। यानी कि अब आपको पूरी तरह से पता हो गई होगी कि कासू का चरित्र चित्रण कैसा है। यानी कि कासू जो है वह अच्छे घर के लड़का है, जिससे उसको क्या है, उसके ऊपर किसी भी तरह की दबाव नहीं है, वो जो भी है वह कर सकता है अपने अनुसार। तो इस तरह से आपको जो है वह दर्शाया गया है। ओके चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, कि अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है, और जो भी आपको प्रश्न बताया जा रहा है वह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आगे बताया जा रहा है कि ऐसे ही लड़के आगे चल करके चोर, गुंडे और डाकू बनते हैं। प्रसंग की व्याख्या करें। मतलब कि ये बात कही है, तो ये बात का जो प्रसंग है वह क्या होगा ये बताइए। ये बात उसमें कहा गया है चैप्टर में। तो देखिए हमारी पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 में संकलित नलिन विलोचन शर्मा की कहानी 20 की दांत शीर्षक कहानी से प्रस्तुत पंक्ति उद्धृत है। यह शब्द आपको जरूर याद करके रखनी है। आगे बताया जा रहा है कि प्रसंग यह है कि, यानी कि प्रसंग के बारे में बताया जा रहा है। तो प्रसंग यह है कि सेन साहब द्वारा गिरधारी को सीख और चेतावनी देना। सेन साहब कहते हैं कि जो लड़के बड़ों का सम्मान नहीं करते, उनका कहा नहीं मानते, बुरी हरकतें करते रहते हैं और मना करने पर मारपीट करने लगते हैं, करने पर उतारू हो जाते हैं, तो ऐसे ही लड़के जो होते हैं वह आगे चल कर के चोर, गुंडे, मवाली ये सब बनते हैं। लेखक ने सरल शब्दों में मनोवैज्ञानिक तथ्य का उल्लेख किया है। अगर आपसे ये पूछा जाता है तो आपको इतना लिख देना है, आप इसे याद कर लीजिए। ऐप में आपको उपलब्ध है, आप उसे डाउनलोड जरूर कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है ना। और ये प्रश्न जो भी आपको बताया जा रहा है ये किसी न किसी साल पूछा जरूर गया है। आप क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा है। कैसा लगा हुआ है ये वीडियो जल्दी से मैं नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कीजिए। फिर से मिलते हैं आपको अगले वाले चैप्टर के साथ, अगले वाले क्वेश्चन के साथ, बहुत ही मजेदार शानदार तरीकों से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को इस वीडियो देखने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा ऐप और इस वीडियो का लिंक।